स्वागत है। मैं जया। हम लोग प्राचीन भारत की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने कई महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं और आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। इन विदेशी आक्रमणों के पश्चात क्या क्या प्रभाव पड़ता है भारत पर और इन विदेशी आक्रमणों से क्या क्या प्रश्न बनाए जाते हैं और किस प्रकार से ये आपके सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपकी समझ के लिए भी आवश्यक है और प्रश्न बनेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए भी ये आवश्यक है। आइए देखते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन विदेशी आक्रमणों की, तो इसके कालखंड की बात करेंगे। तो ये लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी यानी वही महाजनपद काल के बाद जब मगध का उत्कर्ष होता है उसी कालखंड से ये रिलेटेड है पूरा चैप्टर। यानी भारत पर किस प्रकार से जब मगध के उत्कर्ष के समय भारत पर किस प्रकार से विदेशी आक्रमण होता है उसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। तो सबसे पहले देखें कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण कौन सा हुआ। तो दो प्रकार के आक्रमणों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। पहला आक्रमण जो ईरानी आक्रमण था और ये ईरानी आक्रमण हखमनी वंश के द्वारा किया गया था। दूसरा आक्रमण यूनानी आक्रमण था जिसका तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और आप जाकर के देखेंगे कि मौर्य काल में इसका कितना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको यूनानी आक्रमण से संबंधित देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन यूनानी आक्रमण को समझने से पहले हमें ईरानी आक्रमण को देखना होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भारत पर जो प्राचीन भारत में जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण होता है वो ईरान की तरफ से होता है और ये एक वहाँ पर एक राजवंश था जिसको हखमनी वंश कहते हैं, उन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। इस वंश का संस्थापक यानी हखमनी वंश का जो संस्थापक था वो साइरस द्वितीय था जिसका कालखंड जो है 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व रहा। तो आपको ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इसका कालखंड आपसे नहीं पूछेगा, आपसे अगर पूछेगा और डीपली जा करके तो इसका संस्थापक पूछ सकता है। नॉर्मल आपसे सिर्फ यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि कौन से विदेशी आक्रांता ने प्राचीन भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। तो आप ये याद रखिए हखमनी वंश जो कि ईरानी आक्रमण था एक। अब ये आक्रमण पूरी तरह से असफल हो गया यानी ये एक सफल आक्रमण नहीं था। तो फिर दोबारा यहाँ पर दारा प्रथम जो है जिसको हम डेरियस प्रथम के नाम से भी जानते हैं, इसने भारत पर पहली बार 516 ईसा पूर्व में एक सफल आक्रमण किया और इसने क्या किया तो गांधार और कंबोज का क्षेत्र जो है जीत लिया और गांधार को अपना 20वां राज्य बनाया। कहा जाता है कि डेरियस प्रथम के पास कुल 23 राज्य थे। इन 23 राज्यों में से 20वां राज्य जो है इसने गांधार को बनाया और इसने कंबोज को भी जीत लिया। तो कुल मिला के आप यहाँ से दो प्रश्न याद रखिए। पहला, इसमें जो भारत में जो पहला आक्रमण हुआ वो हखमनी वंश के द्वारा जो ईरान से संबंधित है। दूसरा, इस पर भारत पर जो सफल आक्रमण करता था वो दारा प्रथम था जिसको डेरियस प्रथम कहते हैं और इसने गांधार को जो है 20वां राज्य बनाया। ये यहाँ से प्रश्न बनेगा। फिर ईरानी आक्रमण पर भारत के प्रभाव के संदर्भ में अगर आप जाने तो आप देखेंगे कि विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, ये तो एक आम बात है। जब भी कोई विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण करता है तो वहाँ से व्यापार संबंधी गतिविधियाँ तो शुरू हो ही जाती हैं। तो ये तो एक बिल्कुल आम बात है कि विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि तथा अरमाइक लिपि का प्रचार हुआ। और आप जब अशोक के शिलालेख देखते हैं यानी अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा था वहाँ पर कि ब्राह्मी लिपि के साथ साथ अशोक के कुछ शिलालेख जो है खरोष्टी में और अरमाइक लिपि में भी मिले हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहीं से बनेगा कि एक तो यही बनता है कि ये खरोष्टी लिपि किधर से लिखी जाती थी, तो ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दूसरा, ये किसके पश्चात यानी ये ईरानी आक्रमण का प्रभाव है जो भारत में खरोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि का प्रचार हुआ और इसका जो अशोक के शिलालेखों में आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिर जो अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा है, आपने देखा कि अशोक ने अनेक प्रकार के शिलालेख लिखवाए थे, ताम्रपत्रों पर भी लिखवाया था। यानी कुल मिलाकर के खुरच के लिखने की जो एक व्यवस्था होती है यानी कि अगर कॉपर प्लेट है तो उस पर घिस करके ऐसे मतलब लिखा जाता है ना,
उसी चीज को हम और पत्थरों पे लिखा जाता है, इसी को अभिलेख उत्कीर्ण करना कहते हैं। तो अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो प्रथा की शुरुआत है ये ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत में शुरू हुई। मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव देखने के लिए मिला, जैसे घंटे का आकार, गुंबद, ये सब जो है ईरानी आक्रमण के पश्चात देखने के लिए मिलता है। तो एक बार अगर आप रिकॉल कर लें तो देखिए प्राचीन भारत में जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण होता है वो हखमनी वंश के द्वारा होता है, जो कि एक ईरानी आक्रमण था। इसके संस्थापक कौन थे? तो साइरस द्वितीय थे, और इन्होंने एक असफल प्रयास किया, ये सफल नहीं हुए। उसके बाद दारा प्रथम, जिसको डेरियस प्रथम कहा जाता है, इसने दोबारा आक्रमण किया 516 ईसा पूर्व में, जो कि एक सफल आक्रमण था, और इसने गंधार को जीतकर 20वां साम्राज्य बना लिया और कंबोज को भी जीत लिया। और क्या देखा आपने कि इससे ईरानी आक्रमण के बाद क्या प्रभाव पड़ा? तो विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला और खरोष्टी और अरमाइक लिपि का प्रचार हुआ तथा मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलता है। इसके बाद बात करें यूनानी आक्रमण की, तो यहाँ से तो मौर्य साम्राज्य शुरू होता है, तभी से यूनान की बात होती है, क्योंकि यहाँ से सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और उसके बाद उसके आक्रमण को असफल कर देते हैं, और धीरे धीरे करके किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसको आप समझ लीजिए। फिलिप द्वितीय, जो कि सिकंदर का पिता था, ये मकदूनिया का शासक बनता है 359 में। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, अभी बस आप इसको समझ के लिए याद रखिए कि ये जो है सिकंदर का पिता है फिलिप, ये मकदूनिया का शासक बनता है 359 ईस्वी में, और 329 ईसा पूर्व में क्या होगा? तो उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर जो है शासक बनता है, और अपने गुरु अरस्तु की मदद से वह फैसला लेता है कि वो सिर्फ यहाँ का ही मकदूनिया का शासक ही नहीं रहेगा, बल्कि वो धीरे धीरे करके विश्व विजेता बनेगा। और अपनी महत्वाकांक्षाओं के क्रम में वो धीरे धीरे जीतते हुए भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पहुंचता है, और जब पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की केंद्रीय सत्ता नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, इसके ईस्टर्न पार्ट में जो है बे ऑफ बंगाल, और फिर इसके वेस्टर्न पार्ट में अरेबियन सी था, और इसके लास्ट पार्ट में यानी कि नीचे वाले हिस्से में इंडियन ओशियन था। तो इन तीनों हिस्सों से विदेशी आक्रांता भारत में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो एक ही भाग यानी कि उत्तर में इसके हिमालय था, लेकिन पश्चिमोत्तर का भाग जो था वो एक ऐसा क्षेत्र था जिधर से कोई भी विदेशी आक्रांता भारत की तरफ आ सकता था। तो उसी पश्चिमोत्तर भारत के भाग से ही विदेशी आक्रांता भारत की तरफ बढ़ते हुए आते हैं, और जब वहाँ आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी केंद्रीय सत्ता विराजमान नहीं है, जिसके कारण वो आसानी से भारत में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया, और तक्षशिला में एक शासक था, क्योंकि तक्षशिला भारत के पश्चिमोत्तर भाग का ही हिस्सा था। वहाँ पर एक शासक था आम्भी, उसने सिकंदर से युद्ध ना करना उचित समझा। उसे लगा कि सिकंदर के पास इतनी बड़ी सेना है और अगर वो युद्ध करेगा तो वो हार जाएगा, इसलिए उसने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करके उसने सिकंदर को सहयोग करने का वादा किया। इस प्रकार से सिकंदर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए चला आया। फिर पोरस एक राजा होता है जिसका सिकंदर से युद्ध होता है विस्तृता नदी के तट पर। इसी युद्ध को हम हाइडे स्पीसीज का युद्ध कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि हाइडे स्पीसीज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ये पोरस के बीच और सिकंदर के बीच होता है। हालांकि पोरस हार जाते हैं, कहा जाता है उन्होंने बहुत ही बहादुरी से सिकंदर का सामना किया, लेकिन अंततः वह हार गए। और फिर जब वे हार जाते हैं और उनको राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उस क्रम में पोरस से सिकंदर पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो पोरस ने उत्तर दिया कि एक राजा का व्यवहार जिस प्रकार से दूसरे राजा के प्रति होता है वही व्यवहार मेरे साथ किया जाना चाहिए। इस उत्तर से सिकंदर अत्यंत प्रसन्न होता है। इस प्रकार से जो भी कहानियाँ रही हो, कहानियों के क्रम में हमें आगे नहीं बढ़ना है, सिर्फ हमें समझ के लिए समझना है कि पोरस जो है युद्ध हार तो जाते हैं, लेकिन वो जमकर मुकाबला करते हैं। और इस क्रम में फिर आगे क्या होता है कि पोरस की हार हो जाती है, लेकिन सिकंदर की जो सेना थी पोरस से युद्ध करते समय इतना हार जाती है, इतना थक जाती है कि वे भारत के आगे के क्षेत्रों में बढ़ने से मना कर देते हैं। और इस प्रकार से सिकंदर भारत से 325 ईस्वी में जो है
भारत से वापस लौट जाता है। कुल मिलाकर वह भारत के भीतरी भागों में प्रविष्ट नहीं हो पाता है। इस पूरे क्रम में यानी कि सिकंदर का भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करना और उसकी सेना का मना कर देना तथा उसके वापस लौटने की इस पूरे क्रम में एक दो नगरों की वह स्थापना करता है। यहाँ से प्रश्न पूछा है कि कौन कौन से नगरों की स्थापना की, तो निकाया और बहु बफेला नाम के दो नगर की स्थापना की उसने। तो पहला नगर जो था निकाया, उसने विजय प्राप्त करने के यानी कि भारत के जिन क्षेत्रों पर उसने विजय प्राप्त की उस उपलक्ष्य में उसने निकाया नाम रखा और नगर की स्थापना की, तथा बहु बफेला जो था उसका एक प्रिय घोड़ा था, उसके नाम पर उसने एक और नगर की स्थापना की। इसके बाद क्या रहे सिकंदर की सफलता के कारण, ये प्रश्न आपके लिए इसलिए आवश्यक है जब कभी कथन और कारण लिखने के लिए आएंगे या कथन और कारण की समझ आपको चाहिए, तब आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर आपने चैप्टर्स के इंटरनल पार्ट पर अच्छे से गौर किया है तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो आप देखिए सिकंदर की सफलता के मूल कारण क्या रहे। तो अभी अभी आपने देखा था कि जब भी विदेशी आक्रांता पश्चिमोत्तर क्षेत्र से भारत के अंदरूनी भागों में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि इसके सीमावर्ती इलाकों पर केंद्रीय सत्ता का अभाव था, जिस कारण वे आसानी से अंदर की तरफ चले आए। तो भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव एक रहा सिकंदर की सफलता का कारण। दूसरा कारण क्या रहा कि सिकंदर की सेना शक्तिशाली थी। शक्तिशाली का अर्थ उनके पास पर्याप्त संसाधन थे युद्ध लड़ने के, तथा घोड़े थे और तत्पर सैनिक थे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं किसी राजा की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में एक बहुत ही बड़ा सहयोग देती हैं। अगर आपके पास संसाधन अवेलेबल है तो आप आसानी से चीज़ों को कर पाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से उसकी सेना शक्तिशाली थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण रहा वो आंधी जैसे देशद्रोही जो थे वो युद्ध करना ही उन्होंने उचित नहीं समझा और उन्होंने आसानी से आत्मसमर्पण तो कर ही दिया। उस आत्मसमर्पण करने के बाद उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को सहयोग देने के लिए भी हामी भर दी। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है बहुत ही ड्रास्टिक सिचुएशन क्रिएट करती हैं, किसी भी विदेशी आक्रांता को भारत में आने के लिए बहुत ही सहयोग प्रदान करती हैं और भारत की स्थितियों पर बहुत ही जो है ड्रास्टिक सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं। तो आंधी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग प्राप्त हुआ, भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था और सेना का शक्तिशाली होना, ये सब सिकंदर की सफलता के मूल कारण रहे। अब देखें तो सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे कि भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष व्यापार शुरू हो जाता है। जो व्यापार अभी तक प्रत्यक्ष नहीं था वो अब प्रत्यक्ष हो जाता है। दूसरा, भारत ने यूनानियों से छत्र प्रणाली, यहाँ से कई बार प्रश्न बना हुआ है कि छत्र प्रणाली जो है कहाँ से शुरू हुई है। तो ये छत्र प्रणाली का जो सोर्स है यानी कि जहाँ से शुरुआत हुई है ये यूनानी प्रभाव है भारत पर। तो छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया। अब मुद्रा निर्माण कला से आप ये समझ लीजिए कि भारत में मुद्रा निर्माण कला पहले भी थी, लेकिन पंचमार्क सिक्के यानी आहत सिक्के चलते थे, यानी ठोक करके किसी चीज़ का उस पर डायग्राम बन जाता था। समझ लीजिए चांदी के या फिर किसी भी चीज़ की प्लेट होती थी उस पर ठोक करके जो वो बनता था, डिजाइन बनता था, उसको आहत सिक्के कहते थे। लेकिन यहाँ पे जो मुद्रा निर्माण की कला की बात हो रही है ये किसी धातु को पिघला करके और उसमें फिर भर करके सांचे से निर्मित करने की बात हो रही है। तो ये मुद्रा निर्माण कला और छत्र प्रणाली को ग्रहण किया भारत ने यूनान से। दूसरा, गांधार शैली का विकास हुआ। गांधार शैली किसे कहते हैं तो यूनानी और भारतीय कला के सम्मिश्रण से बनी हुई जो मूर्ति कला थी उसको हम गांधार शैली के नाम से जानते हैं। और गांधार कला का प्रभाव आप देखेंगे बुद्ध की मूर्तियों पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी स्लेटी कलर की वो जो मूर्तियां हैं और उन पे कपड़ों पे कुछ सलवटें बनी हुई, बहुत स्पष्ट रूप से सलवटें बनी हुई दिखाई देती हैं। तो बुद्ध की मूर्तियों पर आप जो है गांधार कला को आसानी से देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भारतीय कला जो महावीर स्वामी की मूर्तियां निर्मित हुई हैं उनका प्रभाव जो है भारतीय कला का प्रभाव उन मूर्तियों पर दिखाई देता है, जबकि गांधार कला का प्रभाव बौद्ध धर्म की मूर्तियों पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये जो छत्र प्रणाली और गांधार शैली का विकास भी यूनानी आक्रमण का ही प्रभाव रहा। तो इस प्रकार से ओवरऑल एक बार अगर आप इसको रिकॉल करें तो क्या देखा आपने, सिकंदर के पिता की मृत्यु होती है 359 में,
359 में वो मकदूनिया का शासक बनता है और 329 में उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद सिकंदर 20 वर्ष की उम्र में राजा बनता है और अपने गुरु अरस्तु की मदद से वो विश्व विजेता बनने के क्रम में आगे बढ़ता है। यहाँ से ये प्रश्न बनेगा, ये डेट याद रखिएगा कि भारत पर उसने आक्रमण कब किया, तो 326 ईसा पूर्व में उसने आक्रमण किया। फिर पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध होता है हाइडेस्पिसिस का, और उसके बाद उसकी सेना मना कर देती है आगे बढ़ने से। 325 ईसा पूर्व में वो भारत से लौट जाता है और 2 नगरों की स्थापना करता है, निकेया और बहुफैला की। और सिकंदर की सफलता के मूल कारण क्या रहे, तो भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव, सेना का शक्तिशाली होना और आंधी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग। उसके बाद हमने क्या देखा कि भारत और यूनान के बीच में प्रत्यक्ष व्यापार शुरू होता है तथा भारत ने यूनानियों से छत्रक प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को सीखा तथा गांधार शैली का विकास जो है यूनानी और भारतीय कला का सम्मिश्रण है। ये ओवरऑल चैप्टर का व्यू था। बाकी आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा जो रिस्पांस मिलेगा। यानी जब भी आप परीक्षा पेपर हॉल में बैठेंगे तो आपको ये परेशानी नहीं आएगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा बुक की हेल्प लीजिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।